नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पुनः फिर कोशिका के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो बायोलॉजी से संबंधित है। तो चलिए मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में प्रारंभ करता हूं। जो पिछले की वीडियो में जो आप लोग को बताया गया था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी से सब लिया गया था, उसी का एक अगला टॉपिक है यहाँ पर। उसी से लेकर यहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट में लेकर आया हूँ, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब सारा चीज को मैं लेकर आया हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, क्योंकि पिछले की वीडियो में हम लोग आप लोग को जिक्र किए थे कि जो भी था सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताया गया था कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका किसकी चीज की होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका है, पूरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले में सबसे छोटी कोशिका हमारा माइक्रोप्लाज्मा का ही होता है। ये चीज याद रखिएगा। और ये भी हम बताए थे पिछले की वीडियो में कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है। पिछले की वीडियो तक मैंने लास्ट में ही आपको 2 पॉइंट बताया गया था कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है, जो कलकत्ता के मूल निवासी थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने पास किए थे। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को बताया गया था, जिसको PPLO भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आज का पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए उस पृथ्वी पर के सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडा को कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा ज्ञात सबसे बड़ी एकल कोशिका है, याद रखिएगा। यानी पृथ्वी पर के पाए जाने वाले सबसे एकल कोशिका के रूप में अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडा है, जिसका अगर व्यास के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो 13 से 17 सेंटीमीटर तक की होती है उसकी व्यास, डायमीटर। एक शुतुरमुर्ग के अंडा जब देखिए एक हथेली पर लीजिएगा तो बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, तो 13 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है इसका डायमीटर, याद रखिए। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो 1.35 ग्राम 1.35 किलोग्राम का होता है, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 135 ग्राम हो जाएगा, 135 ग्राम। यह एक, अगर शुतुरमुर्ग के अंडा को भी देखा जाए तो उसको ये भी बताया जा सकता है कि एक कोशिकीय जीव है, वो एकल कोशिका है, क्योंकि अंडा सिल्क एक विशाल संरचना वाली होती है, जिसको हम एक तरीका से हम शुतुरमुर्ग के अंडे के रूप में देख सकते हैं। मानव में ओवम मैंने सबसे, अगर देखा जाए कि अगर आपसे सवाल पूछ जाए कि मानव में सबसे बड़ी चीज है तो उसको अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो क्या होगा, शुतुरमुर्ग के अंडे। उसकी डायमीटर कहेगा तो 13 से 17 सेंटीमीटर के लंबा व्यास होता है उसका। वजन की बात कर देती है तो 1.35 किलोग्राम कहिएगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्र, अब यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है, यहाँ क्या कहता है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम यानी स्नायु कोशिका की होती है। मैंने हमारे शरीर में सबसे लंबी अगर कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्र देखी जाए तो नर्वस सिस्टम होती है, जो हमारे शरीर में जाल की तरह फैले हुए रहते हैं। हमारे शरीर में जाल की तरह फैले हुए रहते हैं। आप नर्वस सिस्टम के बारे में देखे होंगे कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिकाएं न्यूरॉन की होती है, जो जिराफ में 5 मीटर तक लंबी होती है। अगर जिराफ में देखा जाए तो 5 मीटर लंबी तक होती है, लेकिन हमारे शरीर में देखें तो बहुत तरह के जाल की तरह फैले हुए हैं। मानव में न्यूरॉन सबसे लंबी होती है, जो रीढ़ की हड्डी से अंग से जुड़े हुए रहते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में देखें सबसे लंबी क्या चीज माना जाएगा लंबी, तो आप जिराफ को समझ सकते हैं। जिराफ में मैंने कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र जिराफ में होती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर की होती है, याद रखिएगा। जबकि अगर मनुष्यों में देखा जाए, मैंने जीव प्राणी में देखा जाए, मनुष्य में देखा जाए
तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है। ये याद रखिएगा, जो हमारा रीढ़ की हड्डी से अंगों तक 1 मीटर तक फैली हुई होती है। जो बैकबोन आप देख रहे होंगे ना, वहां तक। तो अगर मनुष्य में कहेगा तो 1 मीटर का कहिएगा, और जबकि अगर जिराफ में पूछा जाए तो सबसे लंबी होती है जिराफ में, जो 5 मीटर तक की होती है। अब चलते, अगला पॉइंट है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु। हाँ, मनुष्य में अगर पूछा जाए तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो ओवम से निकलने वाली जो एग है वो सबसे बड़ी है। जबकि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका के रूप में देखी जाए तो स्पर्म, जो स्पर्म जो है, मेल में पाए जाने वाले जो स्पर्म है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। ये चीज याद रखिएगा। मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव के शुक्राणु स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसकी शीर भाग लगभग 5 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, उसकी आकार क्या होती है, 5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ की होती है, जिसकी आकार 10 माइक्रोमीटर होती है। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। अगर पीपीएलओ को अगर पूछेगा तो पीपीएलओ की जो आकार जो होती है, शेप जो होती है, तो 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर होता है एलपीपीएलओ को। जबकि मनुष्यों में पाए जाने वाला जो स्पर्म है, स्पर्म की आकार अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 5 माइक्रोमीटर लंबी होती है। माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा से छोटा। अब हम लोग आगे देखते हैं, मानव में सबसे लंबी हो गई, सबसे बड़ी हो गए। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोग को बताते हैं, देखिए नोट्स के रूप में। कहता है कि तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे देखिए दिया तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण है कि चोट लगने पर आदमी शीघ्र ही मर जाते हैं। ये आप बिल्कुल जान रहे होंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं का विशेषताएं क्या है। आखिर तंत्रिका कोशिका का विशेषता क्या है, उसमें कैसे समझा जा सकता है। तो तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम की कमी होती है। अगर सेंट्रोसोम होगा तब तो विभाजन करेगा ना, तो सेंट्रोसोम की कमी होती है। इससे मस्तिष्क की चोट से पुनर्तत्व, मैंने कि जैसे हमारे शरीर में अगर चोट लगते हैं तो पुनः रिकवर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम है नहीं। सेंट्रोसोम रहता है तो जो सेल का निर्माण कर सकता है, तो उसमें सेल सेंट्रोसोम रहता ही नहीं, जिसके कारण वह पुनः कोशिका का निर्माण नहीं कर पाता है। तत्वधान में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः शरीर की पूरा बॉडी में मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जहां पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगला पॉइंट, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर जिगर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकती है। बिल्कुल बात सही है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से कोशिका का निर्माण कहाँ होती है, तो जिगर यानी यकृत में होता है। लीवर, या लीवर जिसको बोला जाता है, यकृत की कोशिकाओं में सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन होती है, जिसका चक्र समय लगभग 21.5 घंटे की होती है। क्षतिग्रस्त लीवर कोशिका स्वयं ठीक हो जाती है एक 21.5 घंटे में। अगर किसी को अगर चोट लग जाते हैं लिवर में, तो वो व्यक्ति को क्षतिग्रस्त अगर कोशिका हो जाते हैं तो उसको 21.5 घंटे यानी कि लगभग अप्रॉक्स 22 आवर में रिकवर किया जा सकता है। इतना तीव्र गति से रिकवर होता है। ये चीज याद रखिएगा। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जो अपना आकार स्वयं बदल लेती है, WBC। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जो अपना आकार खुद बदल लेती है। आकार बदलने वाली कोशिका अगर के रूप में अगर देखा जाए तो WBC को बोला जाता है। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जो आकार बदलती रहती है, कौन? WBC। यहाँ से सवाल आती है तो याद रखिएगा। WBC को जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिका। यह चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग इसमें। अब आता माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब जितने भी सारा चीज था तो उतना चीज के बारे में समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया। आखिर माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे हम लोग कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है। तो देखिए, इसकी खोज अल्टमैन ने किए थे। यहाँ से आपको सवाल एक नंबर के आ सकता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सीश्वसन होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कैसी श्वसन होती है? तो ऑक्सीश्वसन होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? तो अल्टमैन। अल्टमैन याद रखिएगा, 2-3 बार बोलिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। अल्टमैन ने माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किए। यह क्रेब्स चक्र चलाता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो याद रखिए, रिचर्ड अल्टमैन ने, इनका पूरा नाम क्या था? रिचर्ड्स अल्टमैन। अल्टमैन का पूरा नाम क्या था? रिचर्ड्स अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की। याद रखिए कब, यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा आप सब कि रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज की। यह ऑक्सीश्वसन है, क्रेब चक्र चलाता है जिससे एटीपी उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका गृह, मैंने ऊर्जा गृह कह सकते हैं इसको। यह केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग कायक है। ये क्या है कि कोशिका के बाद इस दूसरा सबसे बड़ा अंग कायक है। दोहरी झिल्ली वाली अर्धवसनायु होती है। याद रखिएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ बॉडी। इसको क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस ऑफ बॉडी माइक्रोकॉन्ड्रिया, चूंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर पाया जाते हैं। अब इसमें याद रखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्ट्री कहते हैं। क्रिस्ट्री, यहां से देखिए सवाल आता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्ट्री। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होता है क्योंकि यह 70 से 80% अपना कार्य स्वयं करता है। स्वयं काम करने वाले व्यक्तियों को अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त, क्योंकि अर्ध स्वायत्त कहने का मतलब आधा से ज्यादा कार्य को संपन्न करना। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया यही कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर, कि माइक्रोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है कि भोजन अर्ध स्वायत्त क्यों होती है? क्योंकि यह 70 से 80% अपना कार्य स्वयं कर लेता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्त भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल क्या आएगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? तो अल्टमैन। कब? 1890 ईस्वी में। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पे। चलिए अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होता है क्योंकि यह 70 से 80% तो आपको बता दी गई है। माइक्रोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरे सबसे बड़ा कोशिकांग होती है। याद रखिएगा, ये किसके बाद? माइक्रोकॉन्ड्रिया
केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग होते हैं। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो केंद्रक ही होता है सबसे बड़ा अंग। उसके बाद हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया का नंबर आती है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज होती है। देखिए यहाँ पर हमारा एटीपी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको चीज दिखाई दे रहे हैं सब एटीपी है, जिसको सिंथेज कहा जाता है। सिंथेज, ये हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना इस टाइप से होते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट, अंतः द्रव्य जलिकाएं। यहां से भी देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतः द्रव्य जलिकाएं, अंतः द्रव्य जलिकाएं ये क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसको ईआर कहा जाता है। यह झिल्लियों का एक जाल होता है। यह झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। कौन? ईआर, जिसको ईआर कहा जाता है। ईआर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच झिल्लियों का जाल होता है। ये भी झिल्लियों का ही जाल होता है जो कोशिका का आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। उसकी आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। यह दो प्रकार की होती है, फर ईआर प्रोटीन संश्लेषण और स्मूथ ईआर लिपिड संश्लेषण। ये दो चीज आपको याद रखना होगा। कौन? फर, यानी कि यह दो प्रकार की होती है। पहला नंबर रफ ईआर प्रोटीन संश्लेषण, जिसको कहते हैं हम लोग। प्रोटीन संश्लेषण जब भी होती है तो ईआर पर, और लिपिड संश्लेषण जब भी होती है तो ईआर पर। स्मूथ स्मूथ पर, और स्मूथ पर होता है क्या? लिपिड्स। और रफ पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है तथा इसकी कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। जो मैंने बात बताया आपको कि यह कोशिका के अंदर की आंतरिक संरचना देती है। कौन? अंतः प्रदत्त जलिकाएं। ये अंतः प्रदत्त जलिकाएं क्या होती है? एक कोशिका के अंदर की संरचना को प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार कौन कौन होती है? तो रफ ईआर और स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। और स्मूथ ईआर का मतलब क्या होता है? लिपिड्स का निर्माण करना। अब हम अगले वीडियो में इसकी अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी कंटेंट पर है। इतना चीज कंप्लीट करके जाइएगा तो एग्जाम आवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे ही वीडियो खत्म होती है तो फिर जब अगले वीडियो कभी हम लाएंगे तो पूरा एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो एग्जाम आवर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे चीज का हम डिटेल लेकर एक वीडियो में प्रस्तुत होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी राय दें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वैसे व्यक्ति के पास शेयर करें जो व्यक्ति अपने कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।